टेक्निकल वाराणसी। आप लोगों को यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस मिलेगी। ऑफलाइन क्लासेस तो ऑलरेडी हमारे यहाँ चलती है। ऑनलाइन क्लासेस का अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो ज्वाइन कर सकता है, हमें कांटेक्ट कर सकता है। आपके नीचे कांटेक्ट नंबर और सारा डिटेल मिल जाएगा वीडियो में ही, वहाँ से नंबर लेके आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। जेई, एसएससी, जेई, स्टेट एई, किसी भी स्टेट का एई और स्टेट की जेई, गेट, ईएससी के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं। हम सारी प्रोवाइड करते हैं वीडियो, ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस ऑलरेडी हमारे यहाँ चलती है। और आपका टेस्ट सीरीज जो है वो भी मिल जाएगा आप लोगों को, आप लोग ज्वाइन करें। चलिए आज देखते हैं थोड़ा सा टॉपिक। इससे पहले टॉपिक हमने पढ़ाया हुआ था, आज उसके आगे देखते हैं, थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं टॉपिक का। आरसीसी पढ़ा रहा था, आरसीसी में देखते हैं थोड़ा सा टॉपिक क्या है, उसके बाद बात करते हैं आगे। चलिए ज़्यादातर बच्चों को पता, अभी हम WSM से आपको दिखा रहे थे सारा लेक्चर। आज ज़रा टॉपिक से बात करते हैं कि WSM में जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करते हैं, तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और होता क्या है, इस बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। दो चीज़ें होती है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। पहले बात करेंगे क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की, जो हिंदी में बोलते हैं क्रांतिक उदासीन अक्ष से डेप्थ, क्रांतिक उदासी अक्ष का गहराई हिंदी में बोलते हैं क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। बात करते हैं क्या होता है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। देखिए, जैसे कोई सेक्शन हमारा आरसी बीम है या किसी प्रकार का सेक्शन हुआ, तो इसमें हमारा यहाँ पे क्या होगा, स्टील हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा स्टील हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग बचा हुआ कंक्रीट हुआ। तो इसमें क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या हुआ उसके विषय में देख लेते हैं, या डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की बात कर रहे हैं वो क्या होती है उसके विषय में जान लेते हैं। अगर इसको न्यूट्रल एक्सिस क्या हुआ, न्यूट्रल एक्सिस हुआ जहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स एज वेल एज हमारा टेंशन फोर्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या हम कह सकते हैं कि वहाँ से अपना ये नेचर साइन चेंज करना शुरू करते हैं। जैसे देख लेते हैं, इसका स्ट्रेस डायग्राम अगर बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ऊपर जो होता है, देखिए कोई भी बॉडी है हमारा इस तरीके से, अगर इस पर लोड लगाते हैं तो कैसा होएगा, ये बेंड होएगा, ये बेंड होएगा। तो बेंड होगा तो ऊपर की चीज़ें कंप्रेस हो रही, ऊपर की चीज़ें कंप्रेस हो रही हैं, लेंथ छोटा हो रहा है। तो लेंथ छोटा हो रहा है तो क्या होगा, नीचे क्या हो रहा है, ऊपर क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है C, और नीचे क्या हो रहा है, टेंशन हो रहा है। दैट्स वाई हम बीम में जो मेन बार प्रोवाइड करते हैं, कहाँ प्रोवाइड करते हैं, बॉटम ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे, या फिर ये बोल सकते हैं बॉटम ऑफ द सेक्शन। डिपेंड करता है कैसा सेक्शन है। जैसे अगर हमारा कैंटिलीवर बीम हुआ तो उस कैंटिलीवर बीम होता है इस तरीके से, इस पे लोड लगेगा तो ये कैसे बेंड होगा, ये ऐसे बेंड होगा, ठीक है, इस तरीके से बेंड होगा। तो इसमें टेंशन कहाँ जनरेट होगा, इसमें टेंशन जनरेट होगा आपका ऊपर, टेंशन जनरेट होगा ऊपर, ठीक है, टेंशन ऊपर जनरेट हो रहा है। और कंप्रेशन कहाँ जनरेट होगा, नीचे, कंप्रेशन जनरेट हो रहा है नीचे। तो उसको देख लेंगे कि क्या करना है। अगर देखो जब हमारा ये कैंटिलीवर बीम होता है उस केस में हम क्या करते हैं कि इस ऊपर वाले में बार प्रोवाइड करते हैं, हमेशा जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। कहाँ प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, हमेशा टेंशन जोन में, जहाँ पर टेंशन जनरेट हो रहा हो वहाँ पर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। अब रेनफोर्समेंट का मतलब आप लोग अच्छे से जानते हो कि किसी भी मटेरियल में अदर मेंबर को ऐड करके उस मेंबर का हम टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज करा दें, टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज करा दें तो वो हो जाएगा हमारा रेनफोर्समेंट। चलिए आगे बात करते हैं। न्यूट्रल एक्सिस समझ लिया। अब क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या हुआ, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हुआ कि डिजाइन करते समय एक जो ग्रेड ऑफ स्टील से हम एक चीज़ को मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, कह सकते हैं कि अज्यूम कर लेते हैं, लेकिन बेसिकली वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, हमारा ग्रेड ऑफ स्टील के ऊपर, ना कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर। क्वेश्चन पूछता है आपको कि जो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है किस पर डिपेंड करता है, तो आपको पता होना चाहिए क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो होगा वो आपका डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ स्टील पर। उसको देख लेंगे आज के कैसे ग्रेड ऑफ स्टील पर डिपेंड करता है। चलिए आगे देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं इनका कैसे होगा, कैसे आएगा, उसके विषय में डिस्कस कर लेते हैं।
कैलकुलेशन या डेरिवेशन इसलिए बताया जाता है कंपटीशन एग्जाम में, ताकि जैसे कभी क्या होता है कि इतने सारे फार्मूला होता है सिविल इंजीनियरिंग में कि फार्मूला सारा याद करना तो थोड़ा टफ हो जाता है। तो हमें कुछ चीज़ें टेक्निक पता होना चाहिए कि किस तरीके से अगर फार्मूला याद नहीं है तो हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं विद इन अ मिनट या विद इन 50 मिनट 10, अब जिसका कैलकुलेशन जैसा होगा उतनी जल्दी वो कैलकुलेट करके उस चीज़ को निकाल सकता है। देखते हैं, देखिए यहाँ पे एक अगर सेक्शन बनाता हूँ मैं आरसी बीम का एक सेक्शन बनाया, आरसीसी बीम क्या कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस WSM से कर रहे हैं, इसको XC से रिप्रेजेंट करते हैं। WSM से कर रहे हैं, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, XC से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब नीचे क्या होगा, हमारा रेनफोर्समेंट होगा, नीचे क्या होगा, रेनफोर्समेंट होगा, AST बोल दूं या फिर रेनफोर्समेंट AST हो गया हमारा, नीचे रहेगा। ऐसे अगर देखिए एट द लेवल ऑफ स्टील के लेवल से अगर हम कंक्रीट को लिखना चाहते हैं, एरिया कंक्रीट का एरिया स्टील के एरिया के इक्वल करना चाहते हैं तो स्टील के एरिया में मॉडुलर रेशियो M से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मॉडुलर रेशियो M, तो यहाँ MAST कर सकते हैं, ठीक है, M से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो MAST कर सकते हैं। आगे देखते हैं, इसका न्यूट्रल एक्सिस होगा, न्यूट्रल एक्सिस हुआ तो न्यूट्रल एक्सिस हो गया तो अब इसका स्ट्रेस डायग्राम बना देते हैं जरा, स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे और देखिए ये स्टील का स्ट्रेस एट द लेवल ऑफ कंक्रीट, सॉरी स्ट्रेस इन स्टील एट द लेवल ऑफ कंक्रीट, या ऐसे बोल सकते हैं स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील, स्ट्रेस इन स्टील एट द लेवल ऑफ कंक्रीट। चलिए ये चीज़ हुआ। अगर प्योर लाइन खींच रहा हूँ तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें इसे स्टील के कंक्रीट का जो परमिसिबल स्ट्रेस होगा उसके इक्वल करना पड़ेगा, तो मुझे M से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक चीज़ पता होती है एरिया परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील और परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट में रिलेशनशिप क्या होता है, ये चीज़ हमें पता होता है। क्या पता होता है कि सिग्मा ST परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील इक्वल टू M टाइम्स ऑफ परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, ठीक, M टाइम्स ऑफ परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट। अब इसे हम अगर एट द लेवल ऑफ स्टील निकालना चाहे तो इसे लिख सकते हैं सिग्मा ST/M। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको पूछता है एग्जाम में, बोल देगा केवल मॉडुलर रेशियो का वैल्यू दे देगा कि मॉडुलर रेशियो का वैल्यू इतना है, स्टील का स्ट्रेस, स्टील में कितना स्ट्रेस जनरेट होगा वो चीज़ हमें कैलकुलेट करके बता दीजिए, ऐसा चीज़ पूछता है। तो एक रिलेशन हमारा ये पता है, मॉडुलर रेशियो का इक्वेशन आप जानते ही हो कि M इक्वल टू कितना होता है 280/3 सिग्मा CBC, ये चीज़ पता होता है। यहाँ से सिग्मा CBC निकाल के इसमें रख देंगे, हमारा आ जाएगा वैल्यू। चलिए आगे देखते हैं क्या करना है, ये समझ में आ गया। सिग्मा CBC इक्वल टू सिग्मा ST/M कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा ST/M, ऊपर क्या होगा सिग्मा CBC। अब देखिए हम क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल रहे हैं, तो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना तो क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें करना पड़ेगा क्या, यहाँ पे जो डेप्थ होगा जिसको X से रिप्रेजेंट करते हैं, अब उसको अगर क्रिटिकल निकाल रहे हैं तो किससे लिखूंगा, XC, क्लियर है, XC, ये डेप्थ हुआ हमारा XC, और ओवरऑल ये इफेक्टिव डेप्थ D होता है, इफेक्टिव डेप्थ D होता है। अब एक चीज़ बताओ, न्यूट्रल एक्सिस से टॉप फाइबर तक का डिस्टेंस अगर XC है, ठीक है, तो एट द लेवल ऑफ स्टील यानी स्टील के मिडिल पॉइंट से और न्यूट्रल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना होएगा, वो हो जाएगा D-XC, क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं क्या होएगा। देखिए अब क्या करना है, हमने निकालना है कि XC का वैल्यू निकालना है, फार्मूला हमें बेसिकली बताना है कि कितना होएगा। तो देखते हैं, अब हमें पता है सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे स्ट्रेस डायग्राम में। जो स्ट्रेस डायग्राम रहा इसको बोलते हैं स्ट्रेस डायग्राम, प्रतिबल आकृति, हाँ प्रतिबल आरेख। उसमें क्या करेंगे हम, दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है हमारा, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। अब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमें सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी अप्लाई करना पड़ेगा इसमें, ठीक है बेटा। तो देखिए सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करेंगे, उसमें सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी अप्लाई करने के रूल क्या होता है,
कि जो दो ट्रायंगल होंगे अगर उसमें दो एंगल और एक साइड इक्वल हो जाए, क्या हो जाए, दो एंगल और एक साइड इक्वल हो जाए, तब भी सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि दो साइड और एक एंगल इक्वल हो जाए, दो साइड और एक एंगल इक्वल हो जाए, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखिए, तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, एक एंगल हो गया दोनों में से सिमिलर। दूसरा देखते हैं कि देखिए मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ज्योमेट्री में ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, इक्वल होंगे तो दो एंगल हो गए कि नहीं, एक दो एंगल हो गए। साइड देख लेता हूँ इक्वल हो रहा है कि नहीं। साइड देखिए बेटा, ये सिग्मा CBC है, सिग्मा CBC इक्वल टू सिग्मा ST अपन M, कैलकुलेशन हम पहले भी कर चुके हैं, उससे आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे होगा कि जब यहाँ सिग्मा ST बाई M कर दिया तो ये वाली वैल्यू सिग्मा CBC के इक्वल हो गया कि नहीं हुआ, हुआ ना। ये वाला अगर वैल्यू हम इक्वल लिख रहे हैं, इक्वल का मतलब क्या हुआ है, बराबर है दोनों। तो इसी तरीके से अगर सिग्मा ST बाई M लिखा हूँ, सिग्मा CBC लिखा हूँ, तो इक्वल हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। चलिए देखते हैं, अब सिमिलर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे बाय सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। अब सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे ना बेटा, तो होता क्या है कि अगर मैं एक ट्रायंगल में से परपेंडिकुलर ले रहा हूँ, ठीक है, परपेंडिकुलर साइड ले रहा हूँ, तो दूसरे में भी कौन सी साइड लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ही लेना पड़ेगा। अगर दूसरे एक में ले रहा हूँ बेस, तो दूसरे में क्या लेना पड़ेगा, बेस लेना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, तो क्या होगा, पहले वाला ट्रायंगल अगर नाम दे दूँ 1 और 2, पहले वाले ट्रायंगल में मैं परपेंडिकुलर लेता हूँ तो क्या होएगा, सिग्मा CBC बाई बेस ले लेता हूँ XC, यानी परपेंडिकुलर अपान बेस किया हूँ। दूसरे में भी क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, क्या होएगा, सिग्मा ST बान M के अपान D माइनस XC। क्लियर है इतना। आगे चलते हैं, देखते हैं, थोड़ा इनका मॉडिफिकेशन करेंगे। तो ये इस तरीके से भी इस वाले टर्म्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, सिग्मा ST अपान M D माइनस XC लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या कर दे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं, सिग्मा CBC का मल्टीप्लाई इसमें और XC का मल्टीप्लाई इसमें, देखते हैं। तो ये हो जाएगा M सिग्मा CBC D माइनस XC, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, इस वाले को ऊपर वाले में करके देख सकते हैं, सिग्मा ST इंटू XC। कोई डाउट है? चलिए आगे देखते हैं क्या होगा, इनका अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए होगा क्या, M सिग्मा CBC इंटू D, ये टोटल का मल्टीप्लाई D में, ठीक है। अब इस टोटल का मल्टीप्लाई XC में कर देता हूँ, साइन जो रहेगा साइन के साथ उसको रख देंगे। तो क्या है, माइनस साइन है, माइनस लगा दिया, क्या होगा, XC इंटू M सिग्मा CBC इंटू इक्वल टू हो जाएगा M सिग्मा CBC इक्वल टू सिग्मा ST इंटू XC, सिग्मा ST इंटू XC। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या होएगा। आगे चलेंगे तो क्या करूँगा, जो XC वाला टर्म्स है बेटा, XC वाला जो टर्म्स है उनको एक साइड कर दूंगा, जो विदाउट XC वाला है उसको अनदर साइड कर दूंगा। तो क्या करता हूँ, इसको इस साइड ला देता हूँ, इसको उधर भेज देता हूँ। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कि M सिग्मा CBC इंटू XC प्लस XC इंटू सिग्मा ST इक्वल टू M टाइम्स ऑफ सिग्मा CBC इंटू D। देखिए क्या किया, ये वाला जो टर्म्स था पूरा इस साइड ले गया, इधर साइड में प्लस था, दूसरी साइड ले जाऊंगा माइनस होएगा, ये वाला प्लस है, इस साइड लाऊंगा तो माइनस होगा। अब दोनों साइड में माइनस माइनस हो जा रहा है, तो क्या करूंगा, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, सब खत्म, यानी सारा पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, XC, बचेगा क्या, M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST इक्वल टू क्या हुआ, M सिग्मा CBC इंटू D। यहाँ तो कोई डाउट है, आई थिंक नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं क्या आएगा। देखिए अब यहाँ से XC कॉमन ले लिया, इक्वल टू करूँगा तो M सिग्मा CBC इंटू D अपान M सिग्मा CBC
प्लस सिग्मा एस टी। यही होता है बेटा आपका क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। यही होता है आपका क्या, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। और इसका यूनिट क्या होता है, लेंथ वाली यूनिट होगी। मीटर में लिखना चाहते हो मीटर में लिख दो, फीट में लिखना चाहते हो फीट में लिख दो, सेंटीमीटर में लिखना चाहो सेंटीमीटर में लिख दो, एमएम में लिखना चाहो एमएम में लिख दो। चाहो नहीं, बात ये होता है कि जो हमारा सिग्मा सीबीसी होता है स्ट्रेस है, इसका यूनिट जिस यूनिट में रहेगा उसी फॉर्मेट में आएगा ये। अगर जो सिग्मा है स्ट्रेस का यूनिट हमने किलोन्यूटन मीटर में रखा हुआ है, किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो जो वैल्यू आएगी हमारा किस में आएगा, मीटर में आएगा। फिर उसे हमें सेंटीमीटर एमएम जिसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं अपना कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ बेसिकली एमएम लेके चलते हैं, थोड़ा अच्छा हो जाता है, ईजी हो जाता है। अब देखिए ये क्या है, इंटू डी है ना। अब इंटू डी को थोड़ा साइड में कर देते हैं, इंटू डी यहाँ पे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी मल्टीप्लाई ही माना जाएगा। तो देखिए ये वाला जो, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू के इंटू डी। अब के क्या है हमारा, डेप्थ कांस्टेंट है। के क्या है, डेप्थ न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट बोलते हैं इसको। तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा, के इक्वल टू हो जाएगा हमारा एम सिग्मा सी बी सी अपान एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी। ये होता है के। इसका क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका यूज होता है जब हम रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं, डिजाइन करते समय इसका यूज होता है। कभी कभी एग्जाम में आपको के की वैल्यू, क्यू की वैल्यू और जे की वैल्यू पूछ देता है। बेसिकली क्यू का पूछता है, तो क्यू को निकालने के लिए जे चाहिए, के चाहिए, इसलिए उसको बताना जरूरी था। चलिए आगे देखते हैं क्या होएगा। इसको सारा इरेज करूंगा, इसको रखूंगा। मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ बताऊंगा कि ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर कि ग्रेड ऑफ स्टील के ऊपर, वो चीज़ बताना है। तो देखिए यहाँ पे तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी दिख रहा है, ग्रेड ऑफ स्टील भी दिख रहा है, लेकिन चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। इरेज करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप लोग वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ये जो हमारा इक्वेशन आया एम सिग्मा सी एक्स सी इक्वल टू क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्स सी इक्वल टू एम सिग्मा सी बी सी अपान एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी, टोटल के मल्टीप्लाई में डी कर दिया। अब देखिए एक इक्वेशन हमें पता है कि एम इक्वल टू होता है क्या, 280 अपान 3 सिग्मा सी बी सी, पता है ना, 280 अपान 3 सिग्मा सी बी सी। अब देखिए IS कोड ने दिया हुआ है, अब इसमें m की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, m की जगह पे 280 अपान 3 सिग्मा सी बी सी रख देते हैं, इंटू सिग्मा सी बी सी हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई है, इंटू डी अपान 280 अपान 3 सिग्मा सी बी सी इंटू सिग्मा सी बी सी नीचे वाला प्लस सिग्मा एस टी हो गया। अब देखो बेटा क्या होगा कि सिग्मा सी बी सी से सिग्मा सी बी सी कैंसिल आउट, यहाँ भी कैंसिल आउट, बचा क्या हमारे पास बचा एक्स इक्वल टू 280 अपान 3 बचा, अब इंटू डी बचा, नीचे क्या बचा 280 अपान 3 बचा, अब प्लस सिग्मा एस टी बचा। अब ये बताओ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ग्रेड ऑफ स्टील के ऊपर डिपेंड करता है आपका डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ये पूछता है आपका एग्जाम में कि जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, वो डिपेंड करेगा आपका ग्रेड ऑफ स्टील के ऊपर, ठीक है। चलिए इतना हो गया, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल लिया। अब बात कर लेते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे अब एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की। एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्स ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसको बताने से पहले हमें एक चीज़ पता होना चाहिए कि मोमेंट क्या होता है। मोमेंट क्या होता है बेटा, मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सी जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, वो होगा आपका डी सी। देखिए मोमेंट इक्वल टू एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मोमेंट इक्वल टू होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सी जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालेंगे, जैसे ये कोई मेंबर है मेरा,
कोई मेंबर रेक्टेंगुलर शेप में है और एक लेंथ मान लेता हूँ कि यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, क्या है, कोई पॉइंट ए है, उस पॉइंट पे हमें मोमेंट निकालना है और इसका ओवरऑल वेट मान लेता हूँ W है, ओवरऑल वेट मान लेता हूँ W है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेता हूँ B है। क्लियर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यानी कि जो हमारा लोड है उसकी लेंथ कितनी है, W है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मान लेता हूँ, क्या मान लूँ, मान लेते चलिए A मान लेता हूँ। क्लियर है। अब मोमेंट हमें निकालना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स मतलब लोड ले लूँगा तो मोमेंट इक्वल टू यहाँ के लिए क्या होगा, W इंटू ये तो F निकल गया, ठीक। अब DCG चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम CG। अब देखिए CG यानी ये रेक्टेंगुलर शेप है, इसका CG ये होगा। अब परपेंडिकुलर कोई चीज़ सॉरी रेक्टेंगुलर शेप में है या स्क्वायर शेप में होता है तो उसका जो CG होता है कहाँ पे होता है, सेंटर, वो होता है डेप्थ या विड्थ के हाफ पे। तो देखिए इसका जो विड्थ है कितना है, B है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होएगी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो जाएगा आपका B/2, क्योंकि टोटल दूरी कितनी है, B है, तो B/2। अब क्या चाहिए, DCG, जिस पॉइंट पे निकाल रहा हूँ अगर इसे MA बोल दूँ, मोमेंट एट A, तो क्या करूँगा, W इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम CG चाहिए होगा हमें। तो देखिए अब क्या चाहिए, अब हमें चाहिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी। क्लियर है, इसके CG से A तक की दूरी चाहिए हमें, तो क्या करना पड़ेगा, ये दूरी तो हमें पता होगा B/2 अब प्लस ये दूरी हमें पहले से पता है कि A कहाँ से, इसके एज से, जो लोड लगा हुआ है उसके एज से पॉइंट तक की दूरी कितना है, A है। तो इसे कैसे करूँगा, ये हो जाएगा B/2 प्लस A। इस तरीके से निकालते हैं। यही चीज़ हम सोम में भी अप्लाई करते हैं, जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं वहाँ पे हम SFD BMD कैलकुलेट में ज़्यादा दिक्कत होता है बच्चों को मोमेंट निकालने के, बेंडिंग मोमेंट निकालने में, तो वहाँ पे इस तरीके से हम रख सकते हैं। आई थिंक ये चीज़ पता हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, थोड़ा देखते हैं। अब देखिए एक चीज़ होता है, जब ये मोमेंट निकालने के लिए बोला या बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए बोला तब, अब अगर मैं बोलूँ एरिया मोमेंट निकालो, एरिया मोमेंट क्या करना है, एरिया मोमेंट, एरिया मोमेंट निकालना है तो फोर्स की जगह क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा इनटू सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस हो जाएगा। तो अब देखिए ये हमारा रेक्टेंगुलर शेप है, इसकी विड्थ मान लेता हूँ B है। अब ये रेक्टेंगुलर शेप है और इसको x से रिप्रेजेंट करता हूँ क्योंकि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल रहा हूँ। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए सीधी सी बात यहाँ लिख लेंगे कि टेकिंग एरिया मोमेंट फ्रॉम बाय टेकिंग एरिया मोमेंट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम कंप्रेशन साइड, टेकिंग एरिया मोमेंट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम टेंशन साइड। ऐसे करेंगे, टेकिंग एरिया मोमेंट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, कहाँ से, फ्रॉम कंप्रेशन जोन, या फिर इन लिख दूँ, इन कंप्रेशन जोन। कंप्रेशन जोन में जो है टेकिंग एरिया मोमेंट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस ले लेता हूँ, इसको इक्वल कर दूंगा किसके, टेंशन साइड से अगर एरिया मोमेंट लेता हूँ उसके इक्वल। क्यों होगा इक्वल, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट या फिर मोमेंट जानते हो आप लोग, किसी एक ही पॉइंट पे निकालेंगे तो चाहे लेफ्ट से निकालने चाहे राइट से निकालने मोमेंट सेम आना चाहिए। तो ऐसे यहाँ भी है, अब नीचे से भी निकालूंगा तो वही होगा। यहाँ भी लिखेंगे टेकिंग एरिया मोमेंट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम टेंशन जोन या इन टेंशन जोन, फ्रॉम, चलिए फ्रॉम में लिख दें, फ्रॉम टेंशन जोन या फिर इन लिख दो, इन टेंशन जोन, बात एक ही है, आप लोग कैसे भी कर लो। देखो आप आगे चलते हैं, एरिया मोमेंट है तो F की जगह मैंने बोला था क्या रखना है, एरिया। किसकी बात हो रही है, कंप्रेशन जोन की, कंप्रेशन जोन की बात हो रही है। तो यहाँ पे एरिया निकालेंगे तो एरिया देखिए ये कैसा शेप बन रहा है, ये वाला देखिए, इसको ध्यान देंगे कैसा शेप बन रहा है, रेक्टेंगुलर शेप बन रहा है। रेक्टेंगुलर शेप बन रहा है, नहीं बन रहा है, बन रहा है। तो रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे ए कंक्रीट इंटू DCG इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ स्टील। देखिए प्योर अभी लिख रहा हूँ, AST
AS इंटू DCG। तो देखिए नीचे वाले का तो डेप्थ देखिए क्या है, जो DCG है डेप्थ फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। तो ये जो सर्कल यहाँ पे बार जो डालते हैं कैसा शेप होता है, सर्कुलर शेप में होता है। और देखिए ये जो लाइन होता है ये वाली, ये आपका इसके सेंटर से जाता है, तो इसके सेंटर से न्यूट्रल एक्सिस तक का दूरी चाहिए, वही हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। डिस्टेंस फ्रॉम CG हो जाएगा किसके लिए, टेंशन जोन में स्टील के लिए। तो ये कितना है, यहाँ वैल्यू पहले से कैलकुलेट किया हुआ है D माइनस XC। तो XC है तो इसे X से बोलेंगे क्योंकि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल रहे हैं। तो आगे देखते हैं। और इस वाले का देखिए सेंटर यहाँ पे कहीं होगा। अब इसका सेंटर यहाँ से दूरी कितनी होगी, देखिए यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस से टॉप फाइबर तक का डिस्टेंस कितना है, X है। तो इस कंप्रेशन जोन में यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस के बीच तक का दूरी कितना हो जाएगा, XA/2। कितना होगा, XA/2। यानी कि कंप्रेशन साइड से जब निकालेंगे, कंप्रेशन साइड से जब निकालेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम जो CG से जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, XA/2 हो जाएगा। किसके लिए, कंप्रेशन जोन के लिए। टेंशन जोन की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, D माइनस XA। कितना होगा, D माइनस XA। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं बेटा क्या होगा। आगे देखते हैं, लिखते हैं देखिए AC। अब इस कंक्रीट है आपका रेक्टेंगुलर शेप है, रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है, या फिर बोल दो विड्थ इंटू डेप्थ होता है। तो यहाँ से यही चीज करूंगा तो B इंटू X से हो जाएगा एरिया। तो यहाँ लिखूंगा B इंटू XA इंटू DCG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस चाहिए होगा। तो DCG कितना होगा, XA/2। XA/2 ये हो गया किसका, एरिया मोमेंट हो गया, कंप्रेशन साइड से निकाल लिया तब। अब एरिया मोमेंट निकालेंगे टेंशन साइड से, इक्वल कर देंगे, इक्वल टू देखिए AS कितना होगा, पहले बताया था M टाइम्स ऑफ AST, M टाइम्स ऑफ AST। तो यहाँ हो जाएगा M AST, ये तो एरिया हो गया, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम CG चाहिए होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ है, ये है आपका D माइनस XA इंटू हो जाएगा D माइनस XA। अब इसे एक आइडियल फॉर्म में लिखना चाहें या फिर एक मैनर में लिखना चाहें सही से, तो इसको लिख सकते हैं BXA² इक्वल टू MAST D माइनस XA, जैसा कि आपके बुक में या फिर हमेशा आप पढ़ते आ रहे होंगे। और शायद आपको पता नहीं होगा ये फार्मूला कहाँ से आता है, आप लोग डायरेक्ट याद कर लेते होंगे। तो याद कर लेते हैं तो अच्छी बात है, आपके लिए अच्छी बात है। बाकी अगर कैलकुलेट करना आ रहा है तो याद करने की जरूरत है नहीं, याद हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो रहा तो भी अच्छी बात है कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस अब यहाँ से XA कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ से XA निकालने के लिए एक और फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, इसे आइडियल इक्वेशन से वो करना पड़ेगा, कंपेरिजन करना पड़ेगा। आइडियल इक्वेशन क्या होता है हमारा, AX² प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0 से कंपेरिजन करना पड़ेगा। और एक रूल जानते हो आप लोग, सीधराचार का रूल, सीधराचार का रूल होता है, यहाँ से XA इक्वल टू निकालेंगे तो माइनस B प्लस माइनस रूट में B² माइनस 4AC अपान 2A होता है। इस वाले फार्मूला से जो XA निकालने जाएंगे तो हमें यहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तब उसको यूज करूँगा। और दूसरी बात, अभी तो WSM में इसका यूज कर लेंगे, जब LSM में करेंगे तो LSM के लिए हमें इसका ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ का ज़रूरत नहीं है। और ये फार्मूला आप याद कर लेना, एग्जाम में पूछता है कि सीधराचार का जो रूल होता है या फिर सीधे धारा बोलता है कि धारा का जो रूल है या फिर फार्मूला है वो क्या है, तो ये इस तरीके से देगा। तो यहाँ पे क्या करता है, ऑप्शन में ये प्लस में करके देता है, तो आपको पता होना चाहिए प्लस में नहीं, ये माइनस में होता है B वाला आपका, तो ये B माइनस में होता है, ये चीज़ याद होना चाहिए। उसके बाद से हम करते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए ओवर करते हैं, थैंक यू। वो आपने